ये था, आपको क्लास एक्टिविटी दी थी, आप लोगों में से कुछ लोगों ने की भी थी, लेकिन उसकी दूसरी नहीं हो सकी थी। अब ये सब नज़र आ रहा है ना बेटा आपको, ये डॉक्यूमेंट जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला? जी सर। यस सर, नजर आ। चलिए जी, स्टेटमेंट ये थी, फाइंड 2 एलिमेंट्स इन द लिस्ट ऑफ n नंबर्स दैट सम अप टू ए गिवन वैल्यू। ठीक है जी, द लिस्ट इज नॉट सॉर्टेड। The function shall return indices of the 2 elements that sum up to the given value or return -1 in case of failure. ठीक है बेटा, पहले तो क्वेश्चन सही समझ आना चाहिए। व्हाट इज मेंट बाय 2 एलिमेंट्स? एक ही एलिमेंट 2 दफा आ जाए, यानी 1 2 3 4 5 था, ठीक है जी, इसी किस्म की कोई चीज थी, लेट्स से 1 3 5 7 था, तो अगर वैल जो है वो 2 दिया जाता तो मैं 1 + 1 करके कह देता जी 1 3 4 5 6 7, ये मेरी इनपुट थी, और वैल जो है वो 2 था, तो क्या ये जवाब वैलिड होगा 1 1? नो सर। ठीक है, तो इन केस अगर ये क्लियर नहीं था तो आप लोगों को पहले सवाल पढ़ के पूछना चाहिए। एक ही एलिमेंट 2 दफा हम यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है? तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट एम्बिगुअस थी। या अगर आपने किया था तो आप लिखते कि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, एक ही एलिमेंट 2 दफा नहीं लिया जाएगा, ठीक है? तो ये ज़रूरी होता है कि आप स्टेटमेंट जो है उसको ज़रा गौर से पढ़ें, क्योंकि इसमें एहतमाल था कि 1 1 1 जो है उसका सम 2 आ जाता, तो मैं इसको डिस्टिंक्ट कर देता हूँ। अब एम्बिगुअस हो गया है कि 2 एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। खैर अभी इसको छोड़ देता हूँ, तो वरना प्रॉब्लम में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा आ जाती है, ठीक है? इसमें पहले हमें करना क्या चाहिए था? ये हमने पेयर फाइंड करना चाहिए। पेयर फाइंड करने चाहिए। पहले को सबके साथ, दूसरे को सबके, पेयर फाइंड करते जाते तीसरे और उनका सम जो है वो चेक करते जाते। तो यही मैंने जी नीचे सर। लिखा है कि लेट 5 एलिमेंट अगर हैं तो सम ऑफ ऑल पेयर्स निकालने हैं हमने, और फिर हर पेयर को कंपेयर कर देना है। तो कितने पेयर बनेंगे? ये है A1 A2 A1 A3 A1 A4 A1 Y5 A2 A3। अब A2 A1 क्यों नहीं लिखा? A1 A2 या A2 A1 एक ही बात है ना, कोई फर्क तो नहीं है ना? क्या कहते जी हो? सर। मैंने जानबूझ के यहाँ पे जानबूझ के A2 A1 यहाँ पे नहीं लिखा, क्योंकि A1 और A1 A2 सेम ही है। जी सर। मुफ्त में थोड़ा सा नंबर ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज कर जाते हैं। यस इसी सर। तरह मैंने A3 A2 नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि A3 A2 जो है वो और A3 A1 जो है वो पहले ही आ चुके हुए थे, तो इसलिए और फिर दैट्स अबाउट इट जी, इतने टोटल और इनका हर एक। तो उसके लिए फंक्शन लिखना ज़रूरी था। क्यों फंक्शन लिखना ज़रूरी था? ये फंक्शन मेरा जो है एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है जी, सूडो कोड में। तो मुझे पता होना चाहिए था इनपुट क्या है। इनपुट है मेरे पास ये एरे जिसमें ये लिस्ट भिजवाई गई है, और ये वैल भिजवाया जा रहा है। इस एरे के मैंने 2 एलिमेंट ढूंढने हैं जिनका सम इस वैल के बराबर हो। तो ये 2 इनपुट्स हैं एल्गोरिदम के। अगर पहला लेक्चर जेन में याद हो, मैं आपके सामने ले आता हूँ। पहला लेक्चर था कि दूसरा लेक्चर था? पहले लेक्चर का दूसरा पार्ट किधर गया यार? हाँ, ये देखिए, एल्गोरिदम को इनपुट आ रहा है और वो कोई आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है।
तो ये इनपुट्स फॉर आई इज इक्वल टू एरे लेंथ -1, ये सूडो कोड है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि एरे खुद ही बता देता है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे हैं, वो ARR डॉट लेंथ कर लेते हैं। तो आप लोग भी आइंदा से यकीन करना, ये C और C++ में तो कोडिंग हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सूडो कोड है। तो एरे जो है खाली बिछवाना और उसमें डॉट लेंथ का एट्रीब्यूट जो है वो बता रहा है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, -1, ठीक है। सो ये A1, A2, A3 और A3 इसमें कुछ कमी रह गई है, A3 हाँ यहाँ पे कमी रह गई है, देयर इज वन मोर एलिमेंट, A3, A4 और A4, A5, ठीक है जी। सो A1, A2, A3 स्टार्ट होके आखिरी अगर 4 है तो A4 तक जाएगा। और ये यहाँ पे i+1 इसलिए किया है कि यहाँ पे अगर A1 था तो यहाँ पे A2 आए हमारे पास, ठीक है, उससे अगला एलिमेंट, पहला एलिमेंट का पेयर दूसरे एलिमेंट से, पहले एलिमेंट का पेयर तीसरे एलिमेंट से, पहले एलिमेंट का पेयर चौथे एलिमेंट से, पहले एलिमेंट का पेयर पांचवें एलिमेंट से। अगर मैं यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 करता तो पहला एलिमेंट और पहला एलिमेंट दोनों का सम जो है मैं चेक कर रहा होता बैठ के, इसलिए यहाँ पे +1 लगाया है। ये समझ आ गया बेटा सारों को कि +1 क्यों लगाया मैंने यहाँ पे? जी सर। यस सर। और उसके बाद आगे तो बड़ा सिंपल है, दोनों को जमा किया, अगर उनका सम जो है वैल के बराबर आ गया तो रिटर्न आई जाए, सूडो कोड है। C++ होता तो हम 2 वैल्यू रिटर्न करनी होती तो फिर हमें मुसीबत पड़ी होती, तो किसी और तरह करते। तो देखें यहाँ पे मैंने कोई यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखा और मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वही फॉलो करूँ जो कि आपकी किताब में है, ठीक है। रिटर्न करना होता है तो वो भी कुछ नहीं करता, जैसे पाइथन वगैरह में होता है, ठीक है ना। और अगर नहीं है, कुछ भी नहीं मिला, किसी पेयर का सम जो है वैल के बराबर नहीं है, तो -1 रिटर्न कर दिए, ठीक है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, तो मैं जल्दी से खुद ही निकाल के दिखा रहा हूँ आपको कि उसका दूसरा पार्ट भी करना है, जो कि मेरे ख्याल में किसी से भी नहीं हुआ था। यहाँ पे देखें, मैंने कॉस्ट या ऑपरेशंस, ये वही हैं ऑपरेशंस, ठीक है। सर ये जो दूसरा पार्ट था ये सेम ही तो है। यार चुप कर जा, तूने पहले भी कहा था मैं करूँगा तो देख लियो ना। जल्दी करना है हमने। सो ये लाइन कितनी दफ़ा चलेगी, इसके नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हैं, ये C1 है, इसमें ये लाइन टोटल नंबर ऑफ टाइम कितनी दफ़ा चलेगी। एरे लेंथ जो है वो सम जो है वो n है, n एलिमेंट्स हैं लिस्ट में, तो ये लाइन कितनी दफ़ा चलेगी। ये n+1 है कि नहीं, वो क्यों? एक ज़्यादा, अगर n बार है n दफ़ा चलेगी, n+1 टाइम चलेगी पहली लाइन। ये n+1 बार चलनी चाहिए। क्यों भी, बाकी भी कोई बोल पड़ो। n दफा ही चलेगी। क्यों? तो क्योंकि अरे डॉट लेंथ -1 है। -1 है बेटा, ये n-1 हो गया ना, ध्यान दिया करो ना जरा। ठीक हो गया। 1 से लेके n-1 तक है, ये कितनी दफा चलेगी सेकंड लाइन। ये तो वो चेक करना पड़ेगा ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे किया था ये वाला, जी सर, वो जो पिछले सवाल में ये था एग्जैक्टली वही यहाँ पे करना है, वो मैंने नीचे किया हुआ है। अगर i की वैल्यू 1 है तो j 2 3 4 5 n इज इक्वल टू 5 ले लो। i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू 2, फिर 3,
फिर 4 और फिर 5। ठीक है, 2 3 4 5, छठी दफा चलेगी तो वो बाहर निकल जाएगी, तो टोटल 5 दफा चला। n इज इक्वल टू 5। सो ये सारा करते रहो, देखो तो ये जो आप ये नीचे निकाला हुआ है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, इतनी दफा चलता है। ठीक है, सो ये n इंटू एन प्लस, ये कितनी दफा चलेगा? एग्जैक्टली वैसे ही काम करना है जो पहले किया हुआ था। ये लाइन 3 कितनी दफा चलती है? पिछले लेक्चर में भी ये किया था। तो ये n माइनस एन। अच्छा, अब मसला ये है, ये लाइन कितनी दफा चलेगी? ये तो इफ की स्टेटमेंट है ना, ये लाइन कितनी दफा चलेगी? ये तो एक बार ही चलनी चाहिए। पता नहीं। हाँ, नहीं बल्कि नहीं, हर बड़े ही चले। अच्छा, नहीं, हर बार तो चल नहीं सकती है, क्योंकि जब भी ये रिटर्न करेगा बाहर निकल जाएगा, दोबारा तो फॉर लूप में जाएगा नहीं। एक दफा, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। ये लाइन कितनी दफा एग्जीक्यूट करेगी, ये मसला है। ये लाइन कितनी दफा एग्जीक्यूट करेगी, लाइन 3? बेटा बताओ, मैंने यहां पे ये लिखा है, उसकी कोई वजह है? आप बताइए, इसको भूल जाइए अभी। ये बताइए ये लाइन कितनी दफा चलेगी? तो या तो एक दफा या फिर नहीं। एग्जैक्टली, अगर पहला पेयर ही उसके बराबर हो आ गया वैल के, तो ये पे एक दफा चलेगा और बाहर निकल जाएगा, ऐसी बात है। जी यस सर। और बाद दफा दूसरा पेयर मिल जाएगा, बाद दफा तीसरा पेयर सम के बराबर होगा, बाद दफा चौथा पेयर सम के बराबर होगा, बाद दफा पांचवा पेयर सम के बराबर होगा। ऐसी बात है ना, ये जितने ऊपर पेयर बनाए थे उनमें से कोई भी पेयर जो है वो सम के बराबर हो सकता है ना, वैल के बराबर हो सकता है। जी सर। अगर पहला पेयर ही मिलता है तो वो लाइन एक दफा चलेगी। और सबसे ज्यादा दफा ये लाइन कब चलेगी? कि जब जो आखिरी पेयर है वो वैल के बराबर है ना? जी सर। A12 सम के बराबर नहीं है, A13 बराबर नहीं है, A14 बराबर नहीं है, A15 बराबर नहीं है। ऊपर गए आई की वैल्यू 2 हो गई, A23 सम के बराबर नहीं है, A24 सम के बराबर नहीं है, A25 सम के बराबर नहीं है। फिर ऊपर गया आई की वैल्यू 3 हो गई, एक ARR3 ARR4 वो बराबर नहीं है, 3-5 बराबर नहीं है। ऊपर गया 4-5 बराबर है। तो ये इसलिए यहां पे मैंने यहां पे W लिखा है बेटा, वर्स्ट केस। तो हमें पता होना चाहिए जब भी हम वर्स्ट केस फाइंड कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा टाइम कब लगेगा, तो हमें पता होना चाहिए किस केस में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। तो सबसे ज्यादा टाइम किस केस में लगता है? जब आखिरी पेयर जो है वो वैल के बराबर हो, या कोई पेयर भी वैल के बराबर ना हो। अगर A4 A5 भी वैल के बराबर नहीं है तो ARR4 ARR5 ये भी इसके बराबर नहीं है। ऊपर जाएगा आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, जो इससे ज्यादा हो जाएगी ये बाहर निकल आएगा और ये वाली लाइन -1 भिजवा देगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई? जी सर। वर्स्ट केस कैलकुलेशन। तो बिग O जो है, अभी जो नोटेशन पढ़ के आए हैं, ये वर्स्ट केस कंप्लेक्सिटी देती है। तो हमारे पास अगर कोड दिया हुआ है उसमें से पहले हमने फाइंड आउट करना है कि किस सिचुएशन में वर्स्ट केस अराइज करेगा। ये तो कैलकुलेशन होगी ना, अब ये वर्स्ट केस की कैलकुलेशन है। ये देखो, वर्स्ट केस अराइजेज व्हेन द टू एलिमेंट्स आर द लास्ट टू एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। आखिरी दो एलिमेंट्स हैं लिस्ट के, या कोई भी पेयर ऐसा नहीं है जिनका सम जो है वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है,
तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। बेस्ट केस कब होगा? जो पहले ही मिल जाए। पहली दो जो हैं वही मिल जाएं, यानी ये लाइन एक दफा चलेगी, ये लाइन भी एक दफा चलेगी, ये लाइन भी एक दफा चलेगी, ये लाइन भी एक दफा चलेगी, और ये लाइन भी एक दफा चल के बाहर निकल जाएगी। पहला और दूसरा एलिमेंट जो है उन्हीं का सम जो है वो बराबर हो जाएगा गिवन वैल्यू के। ठीक है, समझ आ गया बेस्ट केस में और वर्स्ट केस में फर्क बेटा? जी सर। हाँ, तो नॉर्मली बिग ओ जो है बेटा हम वर्स्ट केस के लिए निकालते हैं। ये समझ आ गई ये बात? सर वर्स्ट केस भी तो दो हैं, एक में अभी रिटर्न वाली लाइन चल रही है, -1 वाली, एक वाली नहीं चल रही, उसमें दोनों से में फिर अपने को दोनों में यही आएगा, करके देख लो। सर जब एक बार रिटर्न हो जाएगा वो आईजे रिटर्न नहीं हो जाएगा, वहीं से ही प्रोग्राम खत्म। ये रिटर्न -1 तो नहीं चलेगी बेटा। अगर वो जो सम दिया हुआ है वो किसी पेयर के बराबर नहीं है तो फिर कौन सा चलेगा? वही कह रहा हूँ सर, दो ऑप्शन है, तो जब हम कर रहे होंगे फिर हम कौन सा, जो मर्जी कर लें। देखो, अगर आखिरी पेयर मिलेगा तो ये वाली लाइन चलेगी, अगर आखिरी पेयर भी सम के बराबर नहीं होगा तो ये लाइन चलेगी। तो या इन चार का सम होगा या 1 2 3 और इसका सम होगा, दोनों केसेस में सम बराबर ही आ रहा है। ठीक है ना? यस सर। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में दो सिचुएशंस में वर्स्ट केस अराइज कर रहा था। हो सकता है किसी एग्जांपल में सिर्फ एक सिचुएशन में ही वर्स्ट केस अराइज कर रहा हो। ठीक है ना? पॉसिबिलिटी है ना? यस सर। तो अगर मल्टीपल केसेस में वर्स्ट केस अराइज, मल्टीपल सिचुएशंस में वर्स्ट केस अराइज कर रहा है तो बेसिकली वो ऑलमोस्ट बराबर ही होंगे। ठीक है? जी सर। एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी में फर्क नहीं आएगा। जी बेटा। सर लेकिन बेशक ये छोटे से नंबर हैं, 1 है, लेकिन टी ऑफ एन में C4 और C5 को दोनों प्लस करेंगे या कोई एक को प्लस करेंगे? ये देखो लिखा हुआ है, ईदर लाइन 4 और लाइन 7 विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर ये लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी तो इसका ये आएगा ही नहीं, और अगर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है ना? ये नीचे लिखा हुआ है, ईदर लाइन 4 और लाइन 7 विल बी एग्जीक्यूटेड, नॉट बोथ। अगर बोथ एग्जीक्यूट नहीं होंगे तो जब वो इक्वेशन निकालेंगे उसमें या इसको डालेंगे या इसको डालेंगे, दोनों को नहीं डाल सकते हैं। ये बात समझ आ गई बेटा? यस सर। ये क्या कर रहा है यार तुम? तो देखिए मैंने भी इसमें एक ही डाली हुई है, दो नहीं डाली हुई है। नहीं, ये गलती से दो डाल दी। दिस इज रॉन्ग। अब ये एक्टिविटी है यार, ये सॉर्टेड है, हमारे पास टाइम कम है, लेकिन ये लिस्ट अब सॉर्टेड है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, यही फर्क था दोनों में, पहली अनसॉर्टेड थी, ये सॉर्टेड है। इसमें हम बेटर एल्गोरिथम बना सकते हैं उससे। कैसे? ठीक है सर, वैसे सेम एल्गोरिथम और यार काम चल तो जाएगा। चलने को तो क्यों नहीं चलेगा, लेकिन फिर एल्गोरिथम पढ़ने का फायदा क्या? कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का फायदा क्या? नहीं, मैं भी बता रहा हूँ, ये मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ बेटा। एल्गोरिथम पढ़ने का फायदा ये है कि हम देखें कि किस तरह एक काम करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, और हो सकता है कोई तरीका बाकी तरीकों से बेहतर हो। तो हम बेहतर से बेहतर एल्गोरिथम फाइंड करना चाहते हैं। व्हाट इज ए बेटर एल्गोरिथम? जिसकी एफिशिएंसी जो है दूसरों से बेहतर हो, होपफुली जो मेमोरी कंज्यूम कर रहा है वो दूसरे से कम हो। ठीक है? ठीक हो, ये एल्गोरिथम का है। वो जो आपने लगाया वो चल जाएगा, मैंने कब कहा वो नहीं चलेगा। जो ऊपर वाला अभी एल्गोरिथम देखा है, कोड देख, सूडो कोड देखा है, वो इस पे चल जाएगा, बिल्कुल ठीक चलेगा, लेकिन हम उससे बेहतर कर सकते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी बाय द वे? ये इक्वेशन है,
इसकी एसिम्प्टोटिक टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी? सर इसकी होगी सर O बिग of n O square n स्क्वायर because टी एन इज इक्वल टू बिग बिग O O ऑफ एन बिग O ऑफ n स्क्वायर। बिल्कुल ठीक। हाँ सिस्टम ऑफ कर ले। ओ यार ये बंद कर दिया करो, खुदा का नाम लो। सो बिग O ऑफ n स्क्वायर, लेट्स लुक एट दिस जी। हम पहले एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट का सम लेते हैं, 2 + 45, हमारे पास जवाब आया 47। अब जो गिवन वैल्यू है वो या 47 हो सकती है, या 47 से छोटी होगी, या 47 से बड़ी होगी, यही हो सकता है ना, कोई और तो नहीं ना कुछ हो सकता। yes sir गिवन वैल, ये जो ऊपर ये वैल थी, ठीक है, will either be equal, greater, or smaller than 47। ठीक है ना? ये स्टेटमेंट समझ आ गई जी? ये जो वैल है प्रॉब्लम में दिया जाना है, या इसके बराबर होगा, या इससे बड़ा होगा, या इससे छोटा होगा। अगर बराबर है तो फौरन मिल गया हमें, हमने पहला और आखिरी एलिमेंट लेके पेयर बनाया है। अगर वो 47 के बराबर आ गया तो फौरन जवाब आ गया। ठीक है, फर्ज करो वो वैल जो है वो बड़ा है 47 से, अब क्या करें? return minus अगला 1 एलिमेंट ऐड करें 45 है जी? सर फिर 4 को ऐड करेंगे 45। एग्जैक्टली 2 की जगह इसको आगे कर दें, ये इंडेक्स आगे कर दें। देखो जैसे जैसे ये बढ़ाते जाओगे नंबर जो है वो बढ़ते जाएंगे, सम जो है वो बढ़ता जाएगा। तो फर्ज करो हमारे पास नंबर जो है वो है, खुदा भला करे, 48। ठीक है, 2 + 5, वैल 47 से बड़ा है तो ये इंडेक्स आगे कर दो। तो अगली जो किया 4 + 45, दिस इज इक्वल टू 49। हाँ, हमारा एक इंडेक्स 4 के ऊपर है, लेट्स से आई, दूसरा इंडेक्स जे जो था वो यहां पे था। इन दोनों का सम 49, वो वैल से बड़ा हो गया। अब क्या करें? अब अगर इसको आगे करेंगे तो 49 में 5 ऐड हो जाएगा तो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, वो और दूर हो जाएंगे। इसको नीचे कर देते हैं, एक कम कर देते हैं जे की वैल्यू। ये अब यहाँ पे ले आए, अब 34 और 4 को ऐड किया, 38। ओप्स, 38 वैल से छोटा हो गया। अब क्या करें? सर आई में एक और इंक्रीमेंट, आई में एक और इंक्रीमेंट कर दे। आई, बिल्कुल आई अब यहां पे पॉइंट करना शुरू कर दे। फाइव + 34, 39। ये अभी भी वैल से नीचे है, क्या करें? सर एक और इंक्रीमेंट आई में, एक और इंक्रीमेंट कर दें आई में। अब आई जो है वो 7 के ऊपर आ गया है। 7 + 34 जो आप 41, अभी भी छोटा है।
आई में एक और इंक्रीमेंट कर दें, आई 8 पे पॉइंट करना शुरू हो गया है। 8 + 34 42, अभी भी छोटा है, आई को एक और इंक्रीमेंट कर दें। 12 + 34 46, अभी भी छोटा है, आई को फर्दर इंक्रीमेंट कर दें। 14 + 34 बराबर आ गया। हर एलिमेंट जो है वो एक दफा स्कैन हो रहा है इधर से उधर, ऐसे ही है ना? यस सर। दिस इज मच सिंपलर। इसका कोड मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, वहां नेस्टेड फॉर लूप था, इसलिए O(n)² आया था। इसमें एक वाइल लूप है। हर दफा या लेफ्ट वाला इंडेक्स लेफ्ट बढ़ रहा है या राइट वाला इंडेक्स कम हो रहा है। तो एरे जो है एक दफा स्कैन हो रही है। इसका वर्स्ट केस की कैलकुलेशन आपने खुद करनी है और उसकी एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी निकालनी है वर्स्ट केस की। ठीक है, कर लोगे? तो दिस इज होमवर्क, कल करके लाना। एनी क्वेश्चन? नो सर। चलिए, अल्लाह हाफिज। अच्छा, एक हाँ सर, अगर मेरी वैल की वैल्यू है, अगर वो मेरी वैल्यू हो जाए 1, तो मेरी अरे के अंदर वो ऐसा कोई है ही नहीं कि जिसको कम करने के बाद वैल्यू 1 आती है। इसलिए आपके सामने कोड दिया हुआ है कि मैंने एक केस के लिए किया था। आप यहाँ पे वैल की 1 वैल्यू रख के इसी को ड्राई रन करके देखो कोड को जवाब आता है कि नहीं आता दुरुस्त। ठीक है, ना आए तो फिर मुझे अगली क्लास में बताना कि ये मैंने ये किया था जी, ये मेरे सामने है, वो मुझे पिक्चर भिजवा देना और फिर उसके ऊपर बात कर लेंगे। और आखिरी बात, मैं आज से मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे 3 दिन 3 से लेके 4 बजे तक ए डिस्कशन नामी मैंने टीम बनाई हुई है, उसमें आपको ऐड करने लगा हूँ। वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो 3 से 4 के दरमियान आके वहाँ पे मुझसे पूछ लेना। ठीक है, किसी की क्लास तो नहीं होती 3 से 4 बजे तक? सर, मुझे आपकी आवाज नहीं आई समझ, मेरा इंटरनेट बंद हो गया था। मैं कह रहा हूँ बेटा, मैं मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे को 3 से लेके 4 बजे तक मैं यहाँ पे एक टीम बनाऊंगा, उसका नाम होगा ए डिस्कशंस। उसमें मैं बैठा करूँगा और आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो 3 से 4 के दरमियान ए डिस्कशन वाली टीम पे आके मुझसे पूछ लेना, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे। ठीक है जी, समझ आ गई? हाँ, यस सर। चलिए, एक किस्म का वो जो है ना, 1-1 घंटा मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे, ये मेरे एक किस्म के ऑफिस आवर्स हैं। आके जो भी पूछना हो वहाँ पे पूछ लेना ए डिस्कशंस के फोरम में। ठीक है, यही टीम बनाई होगी। मेरा क्वेश्चन है जी सर, वो पुराने लेक्चर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है सर? जो पहले लेक्चर हो चुका है ना, उससे रिलेटेड है। जी बोलिए। सर, जो अगर जैसे हमारे पास आपने असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया हुआ था कि डिस्प्ले सिर्फ आई है, तो उसकी सिर्फ जो सी होगी हमारे पास, आप उसकी अज्यूम करें कि उसकी कॉस्ट 1 है। ठीक है सर। ठीक है जी, चल। फर्दर कोई क्वेश्चन पूछना हो बेटा, आज 3 से लेके 4 बजे तक ए डिस्कशन के फोरम में, अब मैं आपको ऐड करूंगा तो आपको वो आ भी जाएगी, ये कहते हैं इंटीमेशन आ जाएगी कि आपको इस फोरम में ऐड कर दिया हुआ है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। सर, असाइनमेंट शुरू कर दें कि आपने अपडेट करना है उसे?
नहीं यार इसी तरह कर दो तुम, खैर ही है। तो सिर्फ कांस्टेंट्स के ऊपर ना, कांस्टेंट के साथ ही कर दो, अगर ये आ जाए ये भी आसान है। वो मैं किसी क्विज में वो एग्जैक्ट वाली पूछ लूंगा। चलें ठीक हो गया, थैंक यू सर ठीक है ना? क्लास एक्टिविटीज नहीं करनी? हैं जी बेटा, आवाज कोई नहीं आई क्लास दोबारा। एक्टिविटी तो नहीं करनी है अभी हमने? ये बोला क्लास एक्टिविटी की जगह वो बोल तो दिया होमवर्क कर लेना यार, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर लेना। अच्छा सर, वो असाइनमेंट जो हमने एग्जैक्ट से कर लिया, एग्जैक्ट से कर लिया तो वो एग्जैक्ट से कर लिया, बड़ी अच्छी बात है, वो भी रहने दो और साथ उसके साथ दूसरी भी कर लो। ठीक है। क्योंकि अभी किसी ने मुझे एग्जैक्ट का एक क्वेश्चन भिजवाया था, उसमें गलतियां थी, तो वो मैंने उसको जवाब में भिजवाया तो है। तो बाकियों से भी मेरी है कि यार अगर सारे नहीं तो कम से कम आखिरी जो 5 से लेके 10 तक क्वेश्चन है, आखिरी 5 क्वेश्चन जो हैं उनकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी कर लो, ये तुम्हारे अपने लिए बेहतर है। यस सर। चलिए जी, अल्लाह हाफिज, जाओ अब छुट्टी करो। चलिए जी, ये नजर आ रहा है डॉक्यूमेंट आप लोगों को? नहीं सर, अभी नहीं आया। आप आ गए? जी सर। चलिए, ये वो पीस ऑफ कोड था जो हमने पिछली क्लास के एंड पे, जुमेरात के एंड पे किया था, और ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली थी इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन टी ऑफ एन। यही था ना? यस सर, यही। चलिए, अब हम ये क्यों कर रहे हैं टाइमिंग कॉम्प्लेक्सिटी? किसी को बताना हो कि मेरे एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी C10n² प्लस C11n/2 प्लस समथिंग माइनस समथिंग, तो वो बेचारा कंफ्यूज ही हो जाएगा। उसको जब कहेगा ठहर ठहर मैं कागज़ पेंसिल पकड़ता हूँ, लिखता हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही, ठीक है? सो उसके लिए कि इजीली कम्युनिकेट किया जा सके, इजीली कैलकुलेट किया जा सके, तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन निकाली थी उन्होंने। या भी आपके सामने आ गई है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। ये बिग ओ आपने डेटा स्ट्रक्चर में भी शायद पढ़ा होगा, लेकिन उसकी फॉर्मल डेफिनेशन कर लेते हैं आप। बिग ओ जो समथिंग जो है ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन कहलाती है। सो हम कोशिश करेंगे आज नहीं तो अगले लेक्चर तक इस तरह की 3 नोटेशंस पढ़ लें। सो पहली एसिम्प्टोटिक नोटेशन ये है बिग ओ। एसिम्प्टोटिक का मतलब ये होता है बेटा कि हम किसी भी फंक्शन का बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखना चाहते हैं जब इनपुट साइज जो है वो अनलिमिटेड हो जाए, अनबाउंडेड हो जाए, ठीक है जी, बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है? यानी कि इनपुट साइज टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है? तो दैट इज मेंट बाय एसिम्प्टोटिक। सो 3 नोटेशंस हैं दो के हमने पढ़नी है आज। पता नहीं दूसरी या तीसरी पे पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। सो वी स्टार्ट विद बिग ओ जी, इज प्रोनाउंस्ड एट बिग ओ, ठीक है जी? ये इसकी डेफिनेशन है। फॉर ए गिवन फंक्शन जी ऑफ एन, कोई भी फंक्शन अगर जी ऑफ एन है, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एन, दिस फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन एन,
वी डिनोट बाय बिग O ऑफ G ऑफ N। ये चीज जो है इसे प्रोनाउंस किया जाता है बिग O ऑफ G ऑफ N। इससे मुराद होती है द सेट ऑफ फंक्शंस। एक फंक्शन नहीं है बेटा, ये सेट ऑफ फंक्शन है, और ये नीचे डेफिनेशन है बिग O ऑफ G ऑफ N की। सो बिग O ऑफ G ऑफ N इज ए सेट। ये देख रहे हैं सेट की नोटेशन। ये इस सेट में काफी सारे फंक्शंस हैं T ऑफ N, ठीक है। सो इट इज सेइंग दैट बिग O ऑफ G ऑफ N इज ए सेट ऑफ फंक्शन T ऑफ N such that there exist two positive constants C and N sub naught, ठीक है जी। पॉजिटिव कांस्टेंट C N sub naught, C भी 0 से बड़ा है, N naught भी 0 से बड़ा है, such that ये फंक्शन जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन इक्वल टू C ऑफ G ऑफ N है। ये C जो है यही C है, ये जो पॉजिटिव कांस्टेंट है। G ऑफ N ये तो ये वाला G ऑफ N है, ठीक है जी। फॉर ऑल N ग्रेटर देन और इक्वल टू N सब नॉट, ठीक है। सो हम कहते हैं कोई भी फंक्शन जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ G ऑफ N है। यहाँ पे क्योंकि हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने कॉम्प्लेक्सिटी कह दिया है। ये सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी के लिए ही यूज़ नहीं होता, ठीक है। ये और चीज़ों के लिए भी ये नोटेशन यूज़ होती है, क्योंकि इस वक्त हम इंटरेस्टेड हैं फंक्शंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने में, तो इसलिए मैंने कह दिया है कि T ऑफ N जो भी हम पिछले 2 लेक्चर्स में देख के आए हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही निकालते थे कि किसी फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग O ऑफ G ऑफ N है, प्रोवाइडेड ये इनइक्वालिटी जो है फुलफिल हो रही हो ऑल N ग्रेटर देन और इक्वल टू N सब नॉट। यानी N की वैल्यू जब एक ख़ास नंबर से बढ़ जाए उसके बाद से लेके इन्फिनिट तक ये इनइक्वालिटी पूरी होनी चाहिए, ठीक है जी। फॉर ए गिवन C, जो भी C आपने चूज करना है, ठीक है, वो अगर C यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो ये इनइक्वालिटी जो है ये फुलफिल होगी फॉर ऑल N ग्रेटर देन और इक्वल टू N नॉट, ठीक है जी। पिक्टोरियली अगर आप ग्राफ देखना चाहें हर फंक्शन का हम ग्राफ बना सकते हैं, तो ये ग्राफ है उसका f ऑफ n इक्वल टू बिग O ऑफ G ऑफ N के, ठीक है जी। n इस तरफ है यानी इनपुट साइज इंक्रीज हो रहा है, और ये f ऑफ n और G ऑफ n की वैल्यू। ये देख रहे हैं ग्राफ, ये f ऑफ n का है। ये नीचे गया, फिर ये ऊपर आया, फिर ये नीचे आया, फिर ये यूं जाई जा रहा है। और ये फॉर ए गिवन C की कोई एक वैल्यू ले लीजिए और G ऑफ N जो है उसका ग्राफ ही है, ये स्ट्रेट आ रहा है, ये वाला ग्राफ। ये C ऑफ G N का ग्राफ देख रहे हैं, इस पॉइंट से f ऑफ n से नीचे है, फिर ऊपर आ जाता है f ऑफ n से, फिर ऑफ f n से नीचे आ जाता है। लेकिन ये वाला पॉइंट, ये जो डॉटेड वर्टिकल लाइन आपको नजर आ रही है जो कि n सब नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। जब इनपुट का साइज n सब नॉट से बड़ा हो जाएगा तो फिर C ऑफ G ऑफ N हमेशा जो है वो ज़्यादा वैल्यू का होगा f ऑफ n के मुकाबले में। या हम ये कहते हैं C ऑफ G ऑफ N लाइज अबव f ऑफ n फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू n सब नॉट। तो इस केस में हम इसे कहते हैं कि ये जो है बिग O ऑफ G ऑफ N जो है वो एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड है f ऑफ n या T ऑफ n पे, ठीक है जी। ये T ऑफ n और ये f ऑफ n एक ही समझिए, ठीक है जी। मैं यहाँ पे f ऑफ n भी लिख लूँ, अगर लिख लूँ तो फिर ये बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। मैंने जानबूझ के यहाँ पे f ऑफ n नहीं लिखा, T ऑफ n लिखा है, क्योंकि हम पिछले 2 लेक्चर में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की इक्वेशन बनाते रहते हैं वो T ऑफ n के हिसाब से है, तो ताकि आपका पिछले लेक्चर के साथ कनेक्शन बन जाए, ठीक है जी। और ये तस्वीर क्योंकि मैंने आपकी किताब से कॉपी की है और उसमें f ऑफ n है और ये मुझे f ऑफ n को T ऑफ n चेंज करने नहीं दे रहा। चलो T ऑफ
चलो वो उसको इरेज नहीं करने देगा, ठीक है मुझे। एफ ऑफ एन जो है वो बेसिकली टी ऑफ एन ही है। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई है बेटा? ये बात कुछ समझ आई है? अगर सारी समझ नहीं आई है तो सर ये समझ नहीं आ रहा, ये बिगो की अभी देख लेते हैं, कंक्रीट एग्जांपल करते हैं तो उससे शायद समझ आ जाए जी। ये हमने इस इक्वेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली थी, इसको मैं उठा के इधर ले आता हूं। ठीक है जी, दिस इज टी ऑफ एन। ये इस कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने सेकंड लेक्चर में निकाली थी, ट्यूसडे वाले लेक्चर। आई होप मैम ट्यूसडे वाले लेक्चर। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एसिम्प्टोटिक नोटेशन में क्या है हमने बना दिया है। सो वी हैव टू फाइंड जी ऑफ एन, वी हैव टू फाइंड जी ऑफ एन, कोई फंक्शन ढूंढना है सच दैट टी ऑफ एन, ये वाला टी ऑफ एन जो ऊपर दिया हुआ है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू सी ऑफ जी ऑफ एन। ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन सब नॉट, ये हमने ढूंढना है। ठीक है, फॉर ए पर्टिकुलर सी, हम एज्यूम करते हैं जी ऑफ एन, लेट्स एज्यूम n is equal to 4n। ठीक है जी, और अब ये इनइक्वालिटी लिखते हैं। ये t ऑफ n क्या है हमारे सामने ऊपर दिया हुआ है, 4n plus 2। इज दिस लेस देन और इक्वल टू 4n और एनी वैल्यू ऑफ n? ठीक है जी, नॉर्मली जी ऑफ एन जो है बेटा, हाँ चले, नॉर्मली जी ऑफ एन जो है वो किसी नंबर के बगैर लिया जाता है, और नॉर्मली जी ऑफ एन जो है वो इक्वेशन जो है सिर्फ एक टर्म की होती है। ठीक है, हाँ भी 323 हाथ खड़ा किया है, कोई क्वेश्चन है? जी सर ये जो जी ऑफ एन ली है ये आप खुद से सपोज करेंगे कुछ भी? जी हाँ जी, खुद से ढूंढना है। सर जी सर ये 4n plus 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नहीं होगा? तो भाई इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ये है। ओके, हमने देखना है कि क्या अगर जी ऑफ एन ये है तो हम यहाँ पे सी क्या चूज करें और एन सब नॉट क्या चूज करें कि ये इनइक्वालिटी फुलफिल हो। ठीक 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 है, आप समझ आइए? यस सर। ठीक है, माइक बंद करो। अब ये देखो,
n की कोई वैल्यू ले लो, n0, n1, n2, n3, ये इनइक्वालिटी जो है ये फुलफिल नहीं होती है ना। n इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 0 होगा। ऑफ कोर्स 2 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 0, ये गलत है। n की वैल्यू 1 ले लें तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इनइक्वालिटी जो है वो 6 है, राइट हैंड साइड जो है वो 1 है, फिर गलत है। n 1000 ले लें तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 4002 है, राइट साइड जो है 1000 है, फिर गलत है। ठीक है, अब हम कोई c चूज करते हैं। c क्या चूज करें जिसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो c ऑफ g ऑफ n जो है वो कोई चीज बन जाए। देखो ना, ये c ऑफ g ऑफ n है ना, लेकिन यहाँ पे ये हमने g ऑफ n लिखा है, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है? अगर g ऑफ n ये है तो इस इनइक्वालिटी में c ऑफ g ऑफ n भी होना चाहिए। सो मैंने ये इनइक्वालिटी यहाँ पे लिख दी है। आपको कोई c की वैल्यू नजर आती है यहाँ पे? नो सर। आ रही है सर 1 मल्टीप्लाइड बाई n। ठीक है, तो c इज इक्वल टू 1 के लिए तो ये इनइक्वालिटी किसी भी वैल्यू ऑफ n के लिए फुलफिल नहीं हो रही है। लेट्स assume c इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, तो अब जो इनइक्वालिटी है वो बन जाएगी ठीक है ना। दिस इज c, 5 इज c, g ऑफ n इज n। ठीक है बेटा, समझ आ गया? सही नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? मुझे इसमें बताओ क्या चीज समझ नहीं आई है? सर ये सी की समझ नहीं है। हमने अज्यूम किया है, अज्यूम करने में मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुम बता दो क्या अज्यूम करना है, मैं वो अज्यूम कर लेता हूं। सही है, 5n कर दिया तो ये ठीक किस तरह होगी? तो भाई अभी पहले ये बता, सी तूने कहा c 5 कहां से आया? मैंने कहा मैंने ऊपर लिखा है लेट्स अज्यूम c 5। ठीक है, अगर तुझे ये पसंद नहीं है तो c की तू कुछ और बता दे, मैं वो अज्यूम कर लेता हूँ c को। नहीं ठीक है, ठीक है ना। मुझे इक्वेशन समझ ये 4n प्लस 5n ये अब ठीक है। पता नहीं, तू देखते हैं फिर ठीक है कि नहीं है। मैं तो कहा सिर्फ c की वैल्यू ले लेते हैं। तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? दिस इज t ऑफ n लेस देन इक्वल टू c ऑफ g ऑफ n। g ऑफ n इज n, c इज 5, तो 5n आ गया। अब देखना है क्या ये इक्वेशन जो है फुलफिल हो रही है। लेट्स टेक n इज इक्वल टू 0। सर रिकॉर्डिंग ऑन? पता नहीं, हाँ ऑन है। इफ n इज इक्वल टू 0, ये किधर चला गया? इफ n इज इक्वल टू 0 तो ये इक्वेशन बन जाती है 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ऐसे ही है ना, 4 इंटू 0, 0 प्लस 2। तो ये तो इनइक्वालिटी फुलफिल नहीं हो रही फॉर n इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो इफ n इज इक्वल टू 1, राइट हैंड साइड क्या होगी? सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या होगी इस इक्वेशन की? 6 आ जाएगी। 6 आ जाएगी। राइट हैंड साइड 5। 5 अभी भी फुलफिल नहीं हो रही। इफ n इज इक्वल टू 2, फिर लेफ्ट हैंड की वैल्यू क्या होगी? 10 हो जाएगी। 10। राइट साइड की उसकी भी 10 हो जाएगी। 10 होगी। One more. If n is equal to 3, लेफ्ट हैंड साइड की क्या होगी? 14। राइट हैंड साइड की क्या होगी? 15। ये दोनों फुलफिल हो रही हैं?
यस सर। यस सर। एक वन मोर सर पिछली बारी भी हो रही है। इसके अलावा हो रही हैं। अब बड़ी वैल्यू ले लेते हैं n 2000, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? 8002। बिल्कुल ठीक बात है। राइट हैंड साइड क्या होगी? 10,000। देखा है जी, अगर n की वैल्यू 2 या इससे बड़ी है तो ये इनइक्वालिटी फुलफिल हो रही है, ना? So for c is equal to 5 and n greater than or equal to 2, क्या इन दोनों का ग्राफ इसी किस्म का नहीं होगा? c of g of n हमेशा अपर बाउंड रहेगा t of n के ऊपर। जी सर। ये है बेटा। सो ये वैल्यू जिससे आगे हमेशा c of g of n जो है वो ग्रेटर और इक्वल है t of n के, इसे हम n सब नॉट कहते हैं। समझ आ गया n सब नॉट क्या होता है? वहां से उसकी लिमिट स्टार्ट हो जाएगी। एग्जैक्टली, इफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n सब नॉट, दिस इनइक्वालिटी इज फुलफिल्ड व्हेन c इज इक्वल टू 5। ठीक है बेटा, समझ आ गया ये? जी सर। आप समझ आ गया? सर ये 2 यानी इसकी अपर बाउंड है? 2 अपर बाउंड नहीं है, 2 ये पॉइंट है जिसके बाद n इंक्रीज कर दें तो c of g of n हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है t of n से। यस सर। ये वाला पॉइंट है थ्रेशोल्ड पॉइंट, जिससे आगे अगर n हो तो ये चीज फुलफिल है, इससे पीछे फुलफिल नहीं है। ये देख रहे हो ना, अगर n की वैल्यू n नॉट से छोटी है तो ये इनइक्वालिटी 1 के लिए 0 के लिए फुलफिल नहीं हो रही है। ठीक है ना? जी सर। तो अब ये ग्राफ समझ आ गया, n नॉट c समझ आ गया और gn समझ आ गया। सर अब आ गया। टेक अनदर एग्जांपल। ये c इज इक्वल टू 5 के लिए था, लेट्स टेक c इज इक्वल टू 6। Let's assume c is equal to 6, g of n यही है, n ही है। ठीक है, सो इक्वेशन ये बन जाएगी, 6n बन जाएगी। अब जी सर। इफ n is equal to 0, लेफ्ट हैंड क्या होगा? इफ n is equal to 0, लेफ्ट हैंड की वैल्यू क्या होगी? लेफ्ट हैंड 0 हो जाएगा और राइट हैंड 2 हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड 2 हो जाएगा और राइट 2 हो जाएगा सर। ठीक है, राइट हैंड 0 ये हैंड 0, तो ये फुलफिल नहीं हो रहा, इनइक्वालिटी फुलफिल नहीं ना हो रही। n इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड क्या होगा? 6, राइट हैंड 7, आए 6 ही, कोई 6, 7 कैसे होगा? ओए 6 ही दोनों साइड पे होगा। 6 होगा दोनों सर। साइडों पे 6। तो ये फुलफिल हो गया, इनइक्वालिटी फुलफिल हो गई। जी सर। हाँ, इफ n इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड क्या होगी? 10 होगी सर। राइट साइड 12 होगी। 12। बिल्कुल। तो इफ n इज इक्वल टू 1000, लेफ्ट हैंड क्या होगी? 4002। और राइट साइड 6000। आए 6000। सो ये देख रहे हो, अगर c 6 है
तो n 1 से अगर बड़ा हो जाए तो ये इनइक्वालिटी फुलफिल हो जाती है, ऐसा ही है ना? जी सर, यानी तो इसका थ्रेशोल्ड पॉइंट 1 है, n = 1। इसका थ्रेशोल्ड जो है ये 1 हुआ। आपस में रिलेशनशिप है c और n सब नॉट का। अगर c बड़ा कर दो तो n सब नॉट छोटा हो जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है बेटा। तो अब इन दोनों की कैलकुलेशन से क्या पड़ा हमें? अब हम कहते हैं कि हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी हमारे कोड की t ऑफ n जो था, उसको हम यूं लिखते हैं बिग O ऑफ n। ये बिग O ऑफ g ऑफ n इज इक्वल टू, ये होना तो सेट चाहिए, ठीक है, तो ये t ऑफ n है, ठीक है, लेकिन ये लिखा नहीं जाता, लिखा यूं जाता है, जो कि गलतुल आम सही है, ठीक है। सो इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हम इसे वर्स्ट केस कहते हैं, O ऑफ n। इसका मतलब है अगर ये दिया हो और हमें t ऑफ n दिया हो तो हम c और g सब नॉट ढूंढ सकते हैं, सॉरी g सब नॉट तो दिया हुआ है, c और n सब नॉट ढूंढ सकते हैं जिसके लिए ये इनइक्वालिटी जो है वो फुलफिल होगी, ये इनइक्वालिटी फुलफिल होगी, ये वाली। ये गलतुल आम सही है, ये t ऑफ n इज इक्वल टू बिग O ऑफ n, या दूसरा तरह यूं भी, ठीक है। जबकि एक्चुअली इस डेफिनेशन के मुताबिक आपको कहना चाहिए t ऑफ n इज ए मेंबर ऑफ बिग O ऑफ g ऑफ n। टेक्निकली जो अब मैं बोल रहा हूं वो करेक्ट है, t ऑफ n इज ए मेंबर ऑफ द सेट बिग O ऑफ g ऑफ n। बिग O ऑफ g ऑफ n इज ए सेट, कोई एक चीज नहीं है। सो टेक्निकली स्पीकिंग जो है वो यूं होना चाहिए था, बिग O ऑफ n इज इक्वल टू t ऑफ n। अब और खाली यही नहीं है, इसके अलावा भी और बड़े सारे हैं। Let's take another example। दूसरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने ये निकाली थी ना। अब यही सारा काम इसके ऊपर कर देते हैं। इसको मैं टू कर देता हूं यार, उससे फर्क आ जाए। ठीक है, अब इस सारे काम के लिए हमें वाली इनइक्वालिटी फुलफिल करवानी है। किसी g ऑफ n के लिए g ऑफ n हमने ढूंढना है। इस इक्वेशन के लिए हमने कोई ऐसा g ऑफ n ढूंढना है, ये इनइक्वालिटी फुलफिल हो जाए फॉर ए पर्टिकुलर c एंड ए पर्टिकुलर n सब नॉट। ठीक है, g ऑफ n कैसे ढूंढा जाए? वर्स्ट केस के लिए जो भी इक्वेशन हमें दी हुई है, t ऑफ n हमें दिया हुआ है, इसकी हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म देखते हैं कौन सी है। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म कौन सी है भाई? n। हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म, पूरी टर्म 1 नहीं है सर, 4n। 4n, इट इज 4n। इसको हम नॉर्मली g ऑफ n 4 को छोड़ के बाकी जो बचता है उसे हम g ऑफ n ले लेते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट को छोड़ देते हैं। हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म ये है, इसका कोएफिशिएंट छोड़ देते हैं, बाकी जो चीज बचती है हम उसे g ऑफ n ले लेते हैं।
ठीक है जी। लेट ऑफ n इक्वल n, ठीक है। अब उसको इस इक्वेशन में डालते हैं, इनइक्वालिटी में डालते हैं। ये मैं ये वाली चीज छोड़ रहा हूं, ठीक है जी। हम इधर ले लेते हैं। तो अब ये इक्वेशन बन जाएगी 4n माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू n। अब देखिए n इज इक्वल टू 1, राइट हैंड साइड क्या होगी? आवाज नहीं आई सर। सी की वैल्यू अज्यूम नहीं करनी पहले? टी भी तो इंक्लूड करेंगे। तो यार सी तो दिया हुआ ना 1 है यार, आप बार बार तो ना कराम करवाओ। अगर नहीं दिया हुआ तो 1 नहीं होगा, 0 होता तो राइट साइड पे कुछ होता ही ना। ठीक है ठीक। फैन पिछली दफा भी जो किया था यार वही किया करो ना, बार बार तो ना कराए। इफ n इज इक्वल टू 1 लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। 2 होगी। राइट साइड की वैल्यू 1 होगी, तो ये फुलफिल नहीं हो रही है n 1 के लिए। जी सर। n 2 के लिए फुलफिल होगी? नो सर। n इज इक्वल टू अगर 2 है तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो होगी 6 होगी, और राइट हैंड साइड जो है वो 2 होगी। तो अगर n इज इक्वल टू तुम 1000 भी ले लो तो तब भी ये फुलफिल नहीं होगी। फॉर c इज इक्वल टू 1 किसी वैल्यू ऑफ n के लिए ये इक्वेशन फुलफिल नहीं होगी। हाँ भी 323 क्या क्वेश्चन है? और 323 आज क्यों खड़ा किया है? हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है बेटा। सर n 0 अज्यूम करने से ये फुलफिल नहीं होगी? क्वेश्चन तेरा ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने n 0 इसलिए नहीं रखा कि ये देखो यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए t2n। अगर n इज इक्वल टू मैं 0 रख दूं तो t2n जो है वो ग्रेटर देन 0 नहीं होता। सर लेकिन इक्वल टू तो है ना? ओ भाई ये ग्रेटर देन और इक्वल टू कैसे है? n इज इक्वल टू 0 हो जाए तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो -2 होगी, राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी, तो ये बराबर कैसे हुआ? ठीक है सर, ठीक है, समझ आ गया आप? यस सर। हाँ, इट वाज ए वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने बेटा यहाँ पे जानबूझ के ऊपर देखो, ऊपर मैंने n की वैल्यू 0 ली थी, लेकिन ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे n की वैल्यू 0 नहीं ली। और बड़ा अच्छा हुआ कि आपके साथी ने पूछ लिया, क्योंकि इसकी कंडीशन ये है कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं n इज इक्वल टू 0 ले लेता तो t2n की वैल्यू जो है -2 हो जाती, इसलिए मैंने n इज इक्वल टू 0 लेके बात नहीं की। सो ये किसी के लिए भी फुलफिल नहीं होगा, ठीक है। सो लेट्स अज्यूम, अब c की वैल्यू में क्या अज्यूम करूं? लेट्स अज्यूम इज इक्वल टू, क्या करूं अजम्पशन लूं? तो बोलो अब तुम। सर 2 ले लें। 2 ले लेते हैं। 4n माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 2n। अब ये कभी फुलफिल हो सकता है? नो सर। n की वैल्यू 1 लें, ओए n की वैल्यू 1 लें तो लेफ्ट हैंड पे क्या आएगा? यस सर, हो जाएगा सर। 2 आएगा, हो जाएगा साइड सर। पे। अच्छा चुप। 2 आएगा। लेफ्ट पे भी 2 आएगा, राइट पे भी 2 आएगा, है ना? तो ये तो फुलफिल हो गया। जी सर। लेकिन खाली एक वैल्यू तो नहीं लेनी, इससे आगे भी तो 2-4 देखनी है ना। इफ n इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड पे क्या होगा? 6 तो होगा, और राइट हैंड पे 4। तो ये तो फुलफिल नहीं ना हो रही ना। n ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट, जहां तक मर्जी जाएं ये इनइक्वालिटी फुलफिल होनी चाहिए। ये तो एक वैल्यू आगे भी फुलफिल नहीं हो रही है। n इज इक्वल टू 3 कर लो, लेफ्ट हैंड पे क्या आएगा n इज इक्वल टू 3 के ऊपर?
10 आएगा। और राइट साइड पे 6 देख रहे हो। सो सी की वैल्यू इज नॉट गुड। सी की वैल्यू जो 2 अज्यूम की है। अब और क्या अज्यूम करें? सर 4 ले लें सी की वैल्यू। सी की वैल्यू 4 ले लें। ये इनइक्वालिटी बनेगी। n is equal to 1, left hand side is 2, right hand side is 4. n is equal to 2, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 6 आ रही है, राइट साइड की 8, ठीक है ना? यस सर, हो गया। n की वैल्यू 2000, दिस विल बी, लेफ्ट हैंड की वैल्यू क्या होगी? 7998। वेरी गुड, 7998। राइट साइड की वैल्यू क्या होगी? 8000। इनइक्वालिटी फुलफिल हो रही है? यस सर। तो n सब नॉट क्या हुआ? टू। हाँ, n सब नॉट क्या हुआ? 4। n की वैल्यू जब 1 है तो ये फुलफिल नहीं हो रही थी, n की वैल्यू 2 है तो फुलफिल हो रही थी, इससे आगे फुलफिल हो रही है। तो n नॉट की वैल्यू आपके साथी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, 2 है व्हेन c इज इक्वल टू 4। तो अब हम इस केस में अब क्या है, इसकी एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई? सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ T2 of n इक्वल क्या लिखूंगा? बिग O ऑफ n। g ऑफ n लिखना, c नहीं लिखना। अब ये देखो, बिग O ऑफ n में ये t ऑफ n भी है और t2n भी है, ये देख रहे हो? t ऑफ n भी है, T2 ऑफ n भी है। अब तुम्हें समझ आ गया कि बिग O ऑफ n इज एक्चुअली ए सेट जिसमें Tn भी है, T2n भी है, कोई T3n भी होगा, T4n भी होगा, ठीक है? लिखते हम यूं हैं, लेकिन और गलतुल आम है, ये किताबों में लिखा हुआ है कि ये गलतुल आम ठीक है, उस डेफिनेशन के मुताबिक एक्चुअली हमारे ज़हन में जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि T2 ऑफ n इज ए मेंबर ऑफ सेट बिग O ऑफ n, ठीक है? और ठीक है जी सर, ठीक है। यानी कि वो यस सर। सेट है, वो उसका सबसेट है। हाँ, उसका सबसेट है, बिल्कुल ठीक है। वन मोर एग्जांपल जी। ये देखो, ये भी पिछले लेक्चर में किया था, मैं वहीं से लेके आया हूँ। ये लास्ट लेक्चर जो था, थर्ड लेक्चर जो था, ये देखो, इस कोड को मैं उठा के वहां लेके आया हूँ। ये इनइक्वालिटी, इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि वहाँ लिखते वक्त हमें तकलीफ ना हो। कंट्रोल C, बल्कि रन देते हैं, इसी तरह लिखते हैं। एक्चुअली ये हमारे पास टाइमिंग इक्वेशन है। ये C2 कांस्टेंट है, ये देख लिया था। C3 भी कांस्टेंट है, इनको जमा करेंगे तो भी कोई कांस्टेंट ही आएगा ना, तो इसको हम C10 कर देते हैं। C1 भी कोई कांस्टेंट है, C2 भी कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट, 2, 3,
या 3 और 4 इन दोनों को जमा करेंगे तो देयर विल बी अनदर कांस्टेंट, इसको C11 कह देते हैं और C1 जो है वो जो भी है कोई आप पढ़ा, ठीक है जी। इसकी हमने एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, ठीक है जी। जो भी मैंने कहा था वर्स्ट केस में बिग ओ जब निकालते हैं, बिग ओ हमेशा वर्स्ट केस होता है। अभी इसकी और एग्जांपल आपके सामने आएंगी व्हाट इज मेंट बाय वर्स्ट केस। तो हमारे पास जो भी इक्वेशन होती है टी ऑफ एन जिसकी हमने एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, इसमें से जैसे मैंने अभी पिछली एग्जांपल में कहा था, इस इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म देखते हैं वो कौन सी है, n स्क्वायर C10। n स्क्वायर C10। इसमें से कोएफिशिएंट जो है वो इग्नोर कर दें तो बाकी क्या बचता है, n स्क्वायर बनता है, इसको हम gn ले लेते हैं। लेट n is equal to n square। ठीक है, तो अब इसकी बिग ओ ऑफ क्या होगा, एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी इस इक्वेशन की क्या होगी, वही जो कोई नहीं ये टी एन सर टी ऑफ एन लेस देन इक्वल्स टू सी एन स्क्वायर। नहीं, ये तो बेटा वो इनइक्वालिटी हो जाएगी ना। अब जो पीछे हमने काम किया था वो अब मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। कर सकते हैं हम वो काम जो पीछे इक्वेशन में किए, एग्जांपल्स में किया था, क्या वो यहाँ पे कर सकते हैं हम? नो सर। क्यों? इसमें C10 एग्जैक्टली 11 और C1 की वैल्यू नहीं है। अगर पता होता तो कर सकते। जी सर, फिर तो कर यस सर, फिर कर सकते थे ना। तो फिर हम कहते हैं कि जी अगर आप हमें बता देते कि जनाब साहब के C10 क्या है, C11 क्या है, C12 क्या है, तो हम आपको कैलकुलेशन करके एग्जैक्ट C बता देते और n सब नॉट बता देते। अगर आपने हमें C10, C11 और C1 की वैल्यू नहीं बताई है तो हम आपको वैसे ही बता सकते हैं कि T ऑफ n जो है, ए भाई पता कहाँ से ये आया भाई, T of n equal to big O of n square। देखो पिछली दोनों एग्जांपल्स में हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म का जो था g ऑफ n नीचे जाके वही बिग O ऑफ n बन गया था, ऐसा ही है ना? जी सर। तो यहाँ पे भी वही जल्दी से काम हो जाएगा। अगर एक्चुअल पता होता तो उस तरह कैलकुलेशन कर लेते। अभी अपर बाउंड क्यों है हम ये हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म ही क्यों लेते हैं, ठीक है? अब पहले ये समझ लें, फिर ये इसकी बात करेंगे। Why do we take हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म? इनको इग्नोर कर देते हैं, क्यों कर देते हैं? याद है 2 लेक्चर पहले मैंने एग्जांपल लिखी, स्टेटमेंट लिखी थी कि हम देखना चाहते हैं इस इक्वेशन का बिहेवियर एज n इंक्रीजेस एज ए फंक्शन ऑफ n। जब n इंक्रीज करता है तो इसका बिहेवियर क्या होता है, वेयर n इज दी। अब हमने देख लिया ना पिछली 2 लेक्चर्स में n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, t ऑफ n क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, इनपुट को t ऑफ n क्या रिप्रेजेंट करता है, इनपुट यानी जिसमें बढ़ते ओए ये क्या किया था,
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओ ये क्या है? ऑपरेशंस। ऑपरेशन को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? उसकी कॉम्प्लेक्सिटी। ओए ओए चुप करो, ये बातें कौन कर रहा है? अपना माइक बंद करो। What is C1? नंबर ऑफ ऑपरेशन। नंबर ऑफ ऑपरेशंस। तो C1 को जब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर टोटल ऑपरेशन कॉस्ट। कॉस्ट कहाँ से आ गया है? अगर ये ऑपरेशंस हैं और इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो कि ये लाइन इतनी दफा चलेगी, तो C1 मल्टीप्लाइड बाई n+1 क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? कितनी बार ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। C1 3 है, n 10 है, 3 ऑपरेशंस हैं जब ये लाइन एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, ये लाइन 11 दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 11 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता नहीं कहाँ से आई, मुझे तो कहाँ से निकल आई। ये नंबर ऑफ ऑपरेशन है, ये फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद पता नहीं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ से आ गई है। ये 3 है, 1 2 3। C1 is 3 ऑपरेशन हैं जब ये लाइन एक दफ़ा एग्जीक्यूट होती है। ये लाइन जो है 11 दफ़ा एग्जीक्यूट हुई है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 11 33। व्हाट इज 33? हाँ फिर से बोलो शाबाश। सर टोटल ऑपरेशंस जो परफॉर्म होंगे इस लाइन के ऊपर एग्जैक्टली। और इन सारों को जमा कर दो तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? अब किस कोड में कितने ऑपरेशन कितनी बार। एग्जैक्टली जब ये पूरा कोड चल के खत्म हो गया है तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने थे वो जी हैं। ये टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन को हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं जी। क्या फंडामेंटल चीज जो है वो तुम भूलते जा रहे हो। एक हफ्ता हुआ है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस, उसको हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कह रहे हैं। ठीक है जी सर, समझ आ गई सारों को भाई? यस सर। अब इधर आओ। क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था कि यार इसमें से हम जी ऑफ एन जो है हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म का ही क्यों लेते हैं, ये बाकी क्यों नहीं लेते। तो ये अब हमें पता चल गया, आई होप, और याद रह जाएगा कि दीज रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है जी सर। अगर n हमारे पास बेटा 10 है, इनपुट साइज जो है वो 10 है, ठीक है, n इज इक्वल टू 10, तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस ये C10 C11 चलो कर लेते। तो ये वाली टर्म जो है ये कितने ऑपरेशंस कंट्रीब्यूट करेगी जब n इज इक्वल टू 10 होता है? 100 C10 100 C10। बिल्कुल शाबाश। तो दिस विल बी 100 C10। ये वाली कितने ऑपरेशंस कंट्रीब्यूट करेगी? 10 C11। 10 C11। ये कितने करेगी? C1। बिल्कुल ठीक। अगर n 100 होता तो ये वाली टर्म जो है ये कितने ऑपरेशंस कंट्रीब्यूट कर रही है? 100,000 C10। 100,000 नहीं, 10,000 बेटा।
10 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 2, तो 4 सिफरे आएंगे। 1 लाख। ओए 4 सिफरे 10,000। यस सर 10,000 सॉरी। हाँ, और ये वाली सर 100 C11। 100 C11, और ये तो C1 का C1 ही करेगी, इंडिपेंडेंट ऑफ n है। ठीक है, अब ये देखो इसकी कंट्रीब्यूशन 100 है, इसकी 10,000 है। अगर n 1000 होता, इंक्रीजेस, पहली टर्म जो है n स्क्वायर वाली, ये कितनी ऑपरेशंस कंट्रीब्यूट करती? 3 और 3 6, 1 मिलियन ओए, तो हद हो गई है। सही है। और ये 1000, दोनों का फर्क देख रहे हो? जी सर। तो कौन से वाली टर्म जो है वो डोमिनेट कर रही है इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूटिंग द नंबर ऑफ ऑपरेशंस? n स्क्वायर। इसलिए निचले इग्नोर कर देते हैं। ठीक हो, ठीक है ना, इसलिए हम हाईएस्ट डिग्री वाली लेते हैं। हाईएस्ट ले लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, इनकी रेशो निकालें तो ये कुछ भी नहीं निकलेगी। ठीक है, यस सर, इसलिए हम इग्नोर कर देते हैं। इसलिए हम इग्नोर कर देते हैं बेटा। अब समझ आ गया सबको क्यों इग्नोर कर रहे हैं हम? यस सर, समझ आ गया। हाँ, एज एन इंक्रीजेस, एसिम्प्टोटिक का मैंने क्या बताया था शुरू में? एज एन अप्रोचेस इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसलिए इग्नोर कर देते हैं, बिग ओ में सिर्फ यही लेते हैं। कंक्रीट वाली एग्जांपल हमने इससे पहले की थी। नहीं, n स्क्वायर वाली कंक्रीट कोई नहीं की है। तो चलिए, ये अब आपको पता चल गया कि बिग ओ ऑफ n स्क्वायर क्या होता है। और अभी वर्स्ट केस क्या है उसका करते हैं, और उसके बाद आई होप कि कल हम ये अगली नोटेशन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत कम रह गया हमारे पास। बड़े दिनों से हमने जो 2 प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व नहीं किए थे, उसको सॉल्व करें ये बात। अब मैं चलो एक टॉपिक ख़त्म हो गया, मैं नई वीडियो स्टार्ट करूँगा।